तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते। मैं हूं शंकर कुमार और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे फिलहाल आज हम कंक्लूड करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को कोशिश करेंगे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर थोड़ा सम टाइम लेंगे भी तो ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो हाँ, बात करें हम अपने इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की, है आपका लेक्चर नंबर थर्ड, सेशन नंबर थर्ड, जहाँ पे हम पहले देखेंगे कि अब तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, और कुछ एक और जो बचे कुछ टॉपिक्स वो भी कवर कर लेंगे। समय बचेगा तो हम इस चैप्टर के पीवाईक्यू देख लेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस देख लेंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस देख लेंगे, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस देख लेंगे, और फिर हमें आइडिया लग जाएगा कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने अब तक क्या-क्या पढ़ रखा है। तो ये है आपका पूरा चैप्टर। आपके अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्परेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज अभी चल रहा है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या आपका ग्लोबलाइजेशन। देखिए, अब एक क्वेश्चन और यहाँ से उठता है कि आपके इन सभी सेशन के पैरेलल हम बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम ऑलरेडी ला के रखे हैं, और वहां पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके इन सभी चैप्टर्स को। तो जिन बच्चों ने ये सेशन नहीं देखा, हमारा जैसे ये जो रिकॉर्डेड सेशन है और ये मतलब लाइव सेशन जो है, वो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज, अगर आपके पास समय तो जाके देखिए। वहाँ पे काफी डिटेल्ड वे में हमने सभी चीजों को आपके सामने रखा। यहाँ पे आप बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम के अंदर देखेंगे स्पेसिफिक टॉपिक्स को काफी डिटेल्ड वे में डिस्कस किए जाते हुए। हाँ, मैं तो खासकर पूरे सभी चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। 2-3 सेशन के अंतर्गत हम बुक बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम के अंदर सारे चैप्टर्स के कंटेंट को क्या कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं, और कवर करते हैं पीवाईक्यूज के साथ, सैंपल पेपर के साथ, और उससे आपको ये भी आइडिया हम देने की कोशिश करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर हमारे लिए। या तो अगर यहाँ पे आप फिलहाल इस चैप्टर की बात करो, इस बुक की बात करो, तो बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम के अंदर हमने द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर और कंटेम्परेरी साउथ एशिया को कवर कर रखा है। मेन कोर्स के अंदर, मेन कंटेंट डिस्कशन के अंदर जो हमारे पास लाइक जहां पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, वहां पे आप सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड तक कवर होते देख रखे हो सिलेबस, और यहाँ पे चल रहा है फिलहाल इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे ग्लोबलाइजेशन पे। चलिए, तो फिलहाल अगर देख रहे हो यहाँ पे, तो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स का डिस्कशन चल रहा है। देखते हैं कि अब तक हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ रखा है। आपको हमने पूरे चैप्टर का समरी स्टार्टिंग में बता दिया था कि पूरा वर्ल्ड अगर देख रहे हो तो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हमारा मेन फोकस अगर देख रहे हो तो वो है ग्लोबल थ्रेट के ऊपर। ग्लोबल थ्रेट मतलब वो सारे थ्रेट्स किसी एक कंट्री से कनेक्टेड नहीं है, किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये सारे थ्रेट्स वर्ल्ड वाइड सारे कंट्रीज को अफेक्ट कर रहे हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, लाइक राइज इन सी लेवल। तो ये सारे जो कंसर्न देख रहे हो वो सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड सारे कंट्रीज को क्या कर रहे हैं, चिंता में डाल रखे हैं। तो इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे पॉलिटी के अंदर आया है ये चैप्टर। यूजली हम साइंस या फिर ज्योग्राफी के अंदर बात करते हैं एनवायरमेंट की, तो आप यहाँ पे सोच सकते हो, पूछ सकते हो, और हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि क्यों हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर यहाँ पे। हम तो यहाँ पे यूजली वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे इस चैप्टर का क्या मतलब होता है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि 1990 1990s के बाद लास्ट डिकेड ऑफ प्रीवियस सेंचुरी की बात करते हैं, तो वहां पे हमें रियलाइज हो गया था कि भाई हमने अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजों को बर्बाद कर दिया। स्पेशली आप बात करते हो अगर अर्थ के वाइटल साइंस, जो कि हमें बता रहे हैं कि भाई चिक चिक के वो बता रहे हैं हमें कि हम अब बिल्कुल तबाह हो गए, उब गए। और जब नेचर तबाह होता है, उबता है, तो वो हमें क्या करता है, उबा देता है और हमें बर्बाद करता है। तो ये अब हमारे लिए काफी क्रिटिकल फेज में पहुंच गया और समय रहते हुए जागना बहुत जरूरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लैंड, फॉरेस्ट, सीज और एटमोस्फेयर, दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर अर्थ। और यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के हमें बता रहा है कि अब थोड़ा सा रुक जाओ भाई, हमें भी सांस लेने दो, हमें भी क्या करने, अपने आप को मेंटेन कर लेने दो, फिर तुम्हें हम मौका देंगे। तो ये अब यहाँ पे देख रहे हो कि काफी इंपॉर्टेंट साइंस के तौर पे आप देख रहे हो, जहां पे अर्थ एकदम लग रहा है कि अब वो बर्बाद हो जाएगा, राइट। तो प्लांट्स, sorry, planet's vital signs are critical, like 663 million people if you see, in developing countries have no access to safe water, 2.4 billion have no access to sanitation। ये सारे फैक्ट्स आपने देख रखे हैं। disappearing trees are disappearing like anything। फिर बात कर लो, they are like especially if you see our cultivable lands now, since we don't have like cultivable lands, because the way our population is increasing, you will the land is getting like a very limited availability there। हमें लैंड के ऊपर ही सारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको
करना है और स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी हो जाता है कल्टीवेशन. सो नाउ वी आर इन अर्जेंट नीड ऑफ मोर एंड मोर लैंड ओवर विच वी विल बी एबल टू डू कल्टीवेशन एंड विद दैट वी विल बी एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कॉमन पीपल. तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जो कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव लैंड अब free land available here for cultivation. So this is like barely expanding. Or the more than this, the important concern if here if you see that is actually associated with the degradation of our available land. The quality of land is degrading like anything. If you see right now the output from our land is now getting very reduced, very much reduced. जिसके चलते आप देखेंगे तो हमारे आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर कंसर्न होने वाला. फूड क्राइसिस यू विल अफेक्ट अस और वहां पे हम बहुत सारे ऐसे अब प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली फेस करने वाले हैं. फिर स्टेडी डिक्लाइन की बात करते हो. अगर आप देख रहे हो देयर इज अ स्टेडी डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर. और जहां पे आप बात करो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो कि हमारे लिए काफी लाइक प्रॉब्लमैटिक होने वाला है हमारे सभी ह्यूमन बींग्स एज वेल एज जो नेचुरल फ्लोरा एंड फौना सभी के लिए. ये अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होता सो दिस विल कॉज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस. If these issues are very much serious, then why do they belong in a discussion of world politics? तो यहाँ पे आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर उसे क्यों होते देख रहे हो? क्योंकि ये सारे जो इश्यूज हैं वो किसी एक कंट्री से रिलेटेड नहीं है और सारे कंट्रीज के पास ये इश्यूज कॉमन है. तो यहाँ पे ऐसे कॉमन इश्यूज को डिस्कस करने के लिए आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा. इसीलिए आप देखोगे ये एक जियोपॉलिटिकल इशू बन के आ गया. किसी एक कंट्री के लिए ये एक सिंगल छोटा सा मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है. यस, द ट्रांसनेशनल स्कोप की बात कर सकते हो, द क्वेश्चन ऑफ जस्टिस की बात कर सकते हो, यू कैन सी द स्ट्रगल फॉर पावर. ये सारी चीजें हमारे लिए यहाँ पे आपके सामने रखी जाए जिसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि क्यों हम इस बुक के अंदर पढ़ रहे हैं. तो थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे कि ये कंसर्न जो ग्लोबल स्टेज लेवल पे देखो इन्वायरमेंटलिज्म जो हमारे सामने उठ के आ रहा है वो कैसे प्रोपेगेट हुआ था. तो थोड़ा सा आपने यहाँ पे क्रोनोलॉजी देखा. 1972 के अंदर आपने देखा था कि the club of Rome with their writings limits to growth उसके जरिए बताते हैं कि भाई आप थोड़ा सा संभल जाओ. अर्थ का जो रिसोर्सेस है वो अब ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू क्या हो रखा है ओवर एक्सप्लॉइट हो रखा है. फिर डिफाइनिंग द गोल हम 1987 में देखते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट में. ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अंदर जो आवर कॉमन फ्यूचर बताते हैं वहां पे ये बताते हैं कि देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. यहाँ पे हमें रिसोर्सेज को अवेलेबल रखना है लाइक हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए. तो ये 1987 में पहली बार देखेंगे सस्टेनेबल वर्ड को प्रोपाउंड किया गया और आगे चल के यही हमारे पास जब 1992 का जो ग्लोबल समिट होगा अर्थ समिट होगा वहां पे जब 170 कंट्रीज पार्टी और क्या बोल सकते हो आप पार्टिसिपेट करेंगे वहां पे तो आपको पता चलेगा कि फाइनल कंक्लूजन होगा हमारे पास एजेंडा 21 के ऊपर और एजेंडा 21 के ऊपर हम प्लान करेंगे अचीव करने के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को. तो ये सारे जो इवेंट्स देख रहे हो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फिर अर्थ समिट के बाद आगे बढ़ते हो तो हम बात करते हैं 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल की. तो इट अप्लाइज सीबीडीआर मतलब हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक कंट्री का नहीं बल्कि सारे कंट्रीज की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि मिलके इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करो जिससे आपको क्या होगा कुछ फायदा हो पाएगा. तो सीबीडीआर मींस व्हाट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्स. सबके लिए ये प्रॉब्लम है पर तरीका ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो आपका अपना होगा. आपका डिफरेंशिएटेड अपॉर्चुनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन भागीदारी जो था वहां पे उतना ज्यादा नहीं था. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम कॉज किया है. अब वहीं पे डेवलपिंग कंट्रीज हमें अब इस बात पे जब चर्चा करते तो बोलते हैं कि भाई तुमने इतना प्रॉब्लम खड़ा किया तो उसमें उसकी भरपाई भी आपसे ही शुरू होनी चाहिए. तो यही आप इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1992 के अर्थ समिट के द्वारा स्ट्रेस डाला गया था सीबीडीआर पे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और फाइनली 1997 के अंदर देखोगे अप्लाई करते हैं सीबीडीआर टू सेट बाइंडिंग एमिशन टारगेट फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. एग्जेम्पशन की बात करते हो बेस्ड ऑन 1992 यूनाइटेड नेशन एफसीसीसी क्लाइमेट चेंज की बात करते हो द पार्टीज एग्रीड दैट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिस्टोरिकल एंड करेंट ग्लोबल एमिशन yes global emission originated in developed countries, so therefore developing countries like China and India were exempted from the binding requirements of the Kyoto protocol. So India and China they had got some relief here. तो यहाँ पे इन सभी चीजों का आपने देखा ग्लोबल एजेंडा रिच डेवलप्ड कंट्री ग्लोबल साउथ पुअर डेवलपिंग कंट्री. ये जो आप देख रहे हो डिस्टिंक्शन डिवीजन यहाँ पे आते हुए इसके जरिए हमें अंदाजा लगता है कि क्या परिस्थितियां थी. फिर आपने देखा कि द ग्लोबल कॉमन्स शेयर्ड रिसोर्सेस इन अनइक्वल वे. यहाँ अर्थ एटमॉस्फेयर अंटार्कटिका ओशन फ्लोर ये सारे हमारे पास क्या है
कॉमन ग्राउंड से। यहाँ पे देखो अंटार्कटिका को हम देख रहे हैं एक केस स्टडी के तौर पे, और इससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स को आप देख रहे हो, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हो, कॉमन वर्ड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीडीआर, वही क्योटो प्रोटोकॉल वाला बात आप देख रहे हो, कैसे अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग चूंकि लेवल पे क्या क्या कॉज किया प्रॉब्लम, तो इसको आप यहाँ पे देख रहे हो क्योटो प्रोटोकॉल के जरिए आप देख रहे हो इसको कवर होते हुए। ये हमारे पास 1997 में क्या करता है, चाइना और इंडिया को एग्जेम्प्ट करता है कि आपके ऊपर ये लायबिलिटीज नहीं है कि आपने आपको इसकी भरपाई करनी है, क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हो रखे हैं वो खड़ा किए गए हैं हमारे पास डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, तो दिस इज दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंशिएटेड मतलब आपके हिसाब से जो जिसने जितना प्रॉब्लम खड़ा किया उसी हिसाब से वो क्या करेगा, उसकी भरपाई करेगा। ये आपने देख लिया। फिर आगे बढ़ते हो, तो यहाँ पे हमने बात की थी कंटेस्टेड फ्रंटियर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स, कौन कौन से भाई, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, फिर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स एंड इंडिजिनियस राइट्स, इन सभी का आपने डिटेल में डिस्कशन देखा था। फ्रंटियर 1 जहाँ पे जियोपॉलिटिकल ऑफ ऑयल, फिर जियोपॉलिटिकल ऑफ वाटर की आपने बात की थी, तो वाटर वर्क आने वाले दिनों में इसका देखेंगे बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है। जैसे ऑयल का स्कोप था, फिर वाटर की तरफ आप बढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके आप देखो कि हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल मूवमेंट की, तो वहां पे आप देख रहे हो कि नॉर्दर्न व्यू क्या है नेशनल पार्क का, और हमारे पास सॉदर्न व्यू जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका क्या व्यू, ये जंगलों में रहना चाहते हैं और जंगल में रह के खुद को जंगल का एक पार्ट बताते हैं, बट यहाँ पे ये बताते हैं कि इन्वायरमेंट इज away from us. Environment is actually a wild space where people do not live, and this is actually not seen as a part of nature, right? So ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, so it's somewhere out here. So environment is not with us, it is somewhere out there, right? So ये कहना नॉर्दर्न वर्ल्ड का मतलब डेवलप्ड कंट्रीज का ऐसा कुछ व्यू। फिर आगे बढ़ते हो आप, तो यहाँ पे बात करो आप किसकी, इंडिजिनियस पीपल एंड देयर राइट्स। आप चूंकि आपने शुरू से ये बात देखी है कि जहां पे भी आप ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हो, जहां पे बात करते हो कंसर्न की, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन भी इस चीज से वाकिफ थे कि नेचर को इस तरीके से यूज करो ताकि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। पिछले दो चार लाइक मतलब दो शताब्दी की बात कर लो, 2 सेंचुरीज की बात कर लो, तो वहां पे हमने जिस बेसिस पे लाइक सेवन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस बेसिस पे जिस रफ्तार से जिस पेस के साथ हमने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, आप उस पे आप अगर गौर करते हो तो आपको पता चलेगा कि दैट वाज सो मच रेकलेस। हमने वहां पे बिना कुछ सोचे समझे रिसोर्सेज को सिर्फ अपने प्रेजेंट जनरेशन की खपत के लिए मान के चला था कि वो है। अब वहां पे धीरे धीरे हमें रियलाइज हुआ कि सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए हमने उसे यूज तो कर लिया, पर उसको हमने जिस तरीके से यूज किया वो हमारे लिए एनवायरमेंट जो है हमारा वो इंस्टेंटली हमें पनिश कर सकता है, राइट। तो ये आपने देखा। तो हु आर इंडिजिनियस पीपल, यूनाइटेड नेशन का डेफिनेशन देखते हो अगर आप, तो पहले देखते हैं ये क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ इंडिजिनियस पीपल ब्रिंग्स द इशू ऑफ एनवायरमेंट, रिसोर्सेज एंड पॉलिटिक्स टुगेदर। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वुड यू डिफाइन इंडिजिनियस पीपल। So according to United Nations definition, comprising the descendant of people who inhabited the present territory of a country at the time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world and overcome them. मतलब एक ऐसा कम्युनिटी, ऐसा सोसाइटी जो कि बाहर के लोगों के आने से पहले वहां पे एग्जिस्ट करते थे, और बाहर के लोगों के आने के बाद उनका एग्जिस्टेंस क्या हो गया, कम होने लगा, या फिर इनको क्या कर दिए, इनके सारे टेरिटरीज के ऊपर बाहर के कंट्रीज का लोगों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। ग्लोबली दिस रिप्रेजेंट्स अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ 300 बिलियन पीपल, 30 करोड़ पीपल दे विल कंसिडर्ड एज इंडिजिनियस पीपल। नाउ कोर स्ट्रगल की बात करते हैं उनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, राइट। तो द कोर स्ट्रगल, their world views are strikingly similar with respect to land, respect करना है किसको, लैंड को, and the life system supported by it. The loss of land is the most obvious threat to their survival. Human cost of progress की बात करते हो, the India, the scheduled tribes have not got much of the benefits of development. Scheduled caste, scheduled tribe की बात कर रहे हो, ST की बात कर रहे हो, in fact they have paid a huge cost for development since they are the single largest group among the people displaced by various developmental projects since independence. इंडिया के अंदर ये केस अभी भी आपको देखने को, तो इसी के बेसिस पे आप आराम से ये कंक्लूड कर सकते हो, बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज है जहाँ पे हमें सभी को समझना पड़ेगा, खासकर ये लैंड पहले उन्हीं का था और हमने उन्हीं से छीन के उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया। दिस इज सो मच क्योटिक एंड सो मच लाइक पैथेटिक टू। So, from the margins to the world stage, the indigenous voices in world politics call for the admission of indigenous people to the world community as equals. So, global organizing की बात करते हो, तो growing international contacts ध्यान रखेंगे। अब वर्ल्ड वाइड सारे जो इंडिजिनियस पीपल है, दे आर नाउ गेटिंग कनेक्टेड विथ ईच अदर, और वहां पे वो अपनी बात को काफी
बड़े लाइक स्केल पे रख रहे हैं, जिसके जरिए हमें ये पता चलेगा कि हम उनको कैसे तवज्जो दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, कैसे उनको समझ रहे हैं। Yes, growing international contacts among indigenous leaders began in 1970s, arousing a sense of common concern and shared experience. कॉमन कंसर्न क्या था भाई, कि आपने उनसे उनका घर छीन लिया, आपने उनसे उनका लाइक जंगल छीन लिया, आपने उनसे उनका नेचर छीन लिया, राइट, लैंड छीन लिया। तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स वाज फॉर्म्ड इन 1975, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल, WCIP, was formed in 1975. It was the first of 11 indigenous NGOs to receive consultative status in the United Nations. यूनाइटेड नेशन में इसको क्या मिलता है, एक दर्जा मिलता है एनजीओ का, गिविंग देम अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। समझ मेरी बात। फिर अब बात करते हैं की पॉपुलेशन इन द स्ट्रगल। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यूएसए के अंदर 20 लाख इंडिजिनियस पीपल ऑफ द क्वाडिलेरा रीजन फिलीपींस। क्वाडिलेरा किस लिए फेमस भाई, माइन है वहां पे, बहुत सारे मिनरल डिपोजिट्स हैं, तो उसके लिए जाने जाते हैं। और उस मिनरल डिपोजिट्स को एक्सकेवेशन के दौरान देख रहे हो, तो यहाँ से लोकल लोग क्या हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, दे आर फोर्स्ड टू मूव अवे फ्रॉम देयर। फिर बात करते हो 3 लाख मापूचे पीपल ऑफ चिली, देखिए मापूचे पीपल चिली के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हो 6 लाख ट्राइबल पीपल ऑफ द चिटगोंग हिल ट्रैक्स बांग्लादेश। बांग्लादेश आ जाओ भाई साहब, बांग्लादेश कहां पे है, ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश, ठीक है। चलिए 35 लाख अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स। फिर यहाँ पे आ जाओगे, नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स। एंड 50,000 पुना लिविंग ईस्ट ऑफ द पनामा कनाल, ईस्ट ऑफ द पनामा कनाल, देखो यहाँ पे ईस्ट ऑफ द पनामा कनाल। तो इससे आपको क्या अंदाजा लगेगा कि ये सारे लोग अगर आप देख रहे हो तो काफी ज्यादा लाइक पनिश्ड हो रखे हैं, और इनका स्ट्रगल आज भी हमारे लिए क्या है, चिल्ला चिल्ला के हमें बता रहे कि भाई तुमने हमसे छीन लिया हमारी लाइक पूरा लाइक जो हमारा नेचर था, जो हमारे लिए 24/7 अवेलेबल था, हम उसके लिए जीते थे, वो हमारे लिए हमारे रिसोर्सेज फुलफिल करता था। अब वो ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है, ये आपके लिए काफी क्रूशियल, ठीक है ना। तो इंडिया का स्टैंड यहाँ पे क्या है, तो ये भी आप देखोगे इंडिया यहाँ पे इस तर्ज पे इस मामले में क्या इनिशिएटिव लेने वाला है। इंडिया को अगर देखते हो तो इंडियाज नेगोशिएटिंग पोजीशन रिलाइज हेवली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल रिस्पांसिबिलिटी एज इंश्राइंड इन द यूनाइटेड नेशन एफसीसी, राइट। तो हिस्टोरिकल रिस्पांसिबिलिटी क्या है भाई, द मेजर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कर्बिंग एमिशन रेस्ट विद द डेवलप्ड कंट्रीज which have accumulated emission over a long period। इंडिया का ये मानना, ठीक है ना। डेवलपमेंट प्रायोरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आर द फर्स्ट एंड ओवरराइडिंग प्रायोरिटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। हमारे लिए तो अभी हमारे सबसे सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब वहां पे हम किसी और चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। इंडिया रिसिस्ट बाइंडिंग कमिटमेंट दैट कंट्रवेन, जो कमिटमेंट इंडिया का है उसको अगर कोई बांधने की कोशिश करता है तो भाई वहां से ये आगे निकलता है। पर कैपिटा एमिशन की बात करते हो, इंडिया पॉइंट्स आउट दैट इट्स पर कैपिटा एमिशन रेट्स आर अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ दोज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड आर प्रोजेक्टेड टू रिमेन लेस देन हाफ द 2000 वर्ल्ड एवरेज इवन बाय 2030। 2000 के भी हाफ पे रहने की ये आशा है 2030 तक। तो ये इंडिया का है, पर कैपिटा एमिशन बहुत ही कम है, राइट। डोमेस्टिक एक्शन, अब यहाँ पे तो हमने बात की है, हमने उनके बातों को काटा है, पर फिर भी हमें ये जानना है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ हमें कुछ करने पड़ेंगे अपने लेवल पे। डोमेस्टिक एक्शन हमने क्या लिया भाई, while resisting unfair restrictions, India is participating in global efforts through initiatives like the National Auto Fuel Policy, the Energy Conservation Act, and one of the world's largest renewable energy programs, like solar international solar ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इंडिया के ही द्वारा की गई थी। वन ऑफ द फाउंडिंग फादर, या फिर लाइक सबसे बड़ा इनिशिएटिव इंडिया ने लिया था, और तब से देखिए हम एक बहुत बड़े मेजर कंट्री के तौर पर जाने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी रिलाइजेशन। तो ये था हमारे पास पूरे चैप्टर का कंक्लूजन, राइट। तो एक हमारे पास अभी भी क्वेश्चन है, द अनरिजॉल्व चैलेंज अ जस्ट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, द एंड्योरिंग टेंशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, नॉर्थ वर्सेस साउथ, सोवरेनिटी वर्सेस कॉमन्स, ग्रोथ वर्सेस कंजर्वेशन। ये आपने देखा, ये पूरे चैप्टर का समरी हो गया। नॉर्थ वर्सेस साउथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रखा है वो आपने देख लिया। सोवरेनिटी वर्सेस कॉमन्स, एक कंट्री का अधिकार हो अंटार्कटिका के ऊपर, जैसे बताता है यूके बताता है, नॉर्वे बताता है कि हमारा क्षेत्र अधिकार है, बट सभी को पता है कि दिस इज एन इंटरनेशनल रिसोर्स, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज सभी के लिए एक्सेसिबल है, राइट, बट पीसफुल तरीके से। ग्रोथ वर्सेस कंजर्वेशन, कुछ कंट्री बोलते हैं जैसे इंडिया बोलता है कि हमें अपना पहले ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट को हासिल करना है, उसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशन की। और बाकी सारे डेवलप कंट्री, इंडिया का कहना फिर ये भी है कि डेवलप कंट्री ने अपने डेवलपमेंट जब ले लिया इन सभी प्रॉब्लम्स को खड़ा करके, तो हम अपने आप को कम से कम डेवलप भी ना करें क्या। और साथ साथ इंडिया ने भी ये भी इनिशिएटिव दिखाई कि कैसे हम पर कैपिटा जो इमिशन है उसको
दो लेवल पे ही रखें। तो ये सारी चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर का ये टाइटल हो गया। द 1992 रियो समिट एस्टैब्लिश कंसेंसस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Decades later, the central problem remains exactly how this is to be achieved. In a world of vast inequalities and a competing interests, the challenge is not just environmental but profoundly political. हाँ, आपने देखा था कि हमने बात की थी सीबीडीआर की, और वहां पे उसी के साथ आपने देखा था एजेंडा 21 आता है 1992 इस अर्थ समिट के आउटकम्स के फॉर्म में। और उस एजेंडा 21 के अंदर आप प्रोपाउंड करते हैं उस कॉन्सेप्ट को जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की टारगेट रखी गई 2030 तक। संभव नहीं है, असंभव, बिल्कुल ही असंभव है। एक भी जो 17 टारगेट है उसमें से एक भी अचीव हो गया तो बहुत बड़ी बात है, बट वी डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू हैपन। बट फिर भी हमने उसको सोचा, समझा, इनिशिएटिव लिया। तो सबसे बड़ा बात है रियलाइजेशन। आज जब जिस दिन हमें रियलाइजेशन हो जाता है कि हमने गलती की है, वहीं पे हमारा 90% क्या हो जाता है, बात खत्म हो जाता है। तो वर्ल्ड वाइड सभी मेजर कंट्रीज को, चाहे डेवलप्ड हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे अनडेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, सभी को ये बात पता चल गई कि भाई हमने बहुत बड़ा लॉस दिया है नेचर को। अब हमारी बारी है, हम उसे ठीक कर सकते हैं तो करेंगे। ठीक ना? चलिए, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पे द कोर क्वेश्चन आर नॉट इकोलॉजिकल बट पॉलिटिकल। क्या अब यहाँ पे इसे ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। So the degradation of our environment is separable from questions of power and inequality. To understand the crisis, we must ask who causes environmental degradation, who pays the price, who is responsible for taking corrective action, and who gets to use how much of the Earth's natural resource. These are not questions for geographers alone. They are central to world politics. No single government can address these issues, forcing them onto the international. राइट? और इसीलिए आप यहाँ पे इसे आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हो। इसे हमने पढ़ रखा है रियो अर्थ समिट, टू वर्ल्ड कोलाइडेड, ये भी हमने देख रखा है काफी डिटेल वे में। फिर आगे बढ़ते हो तो फ्राजाइल प्रिंसिपल फॉर डिवाइडेड प्लेनेट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, सीबीडीआर की हमने बात की थी। ठीक ना? क्या होता है इसको आप देख सकते हो कि इसका क्या प्रिंसिपल है, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे गाइड कर दिया। इन रिस्पॉन्स to north-south divide, the Rio Declaration established a groundbreaking principle. While responsibility for the planet is shared, it is not equal. रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके द्वारा शेयर की जानी चाहिए, बट ये इक्वल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइक अनइवन तरीके से जो प्रॉब्लम कॉज की गई है वहां पे अनइवन तरीके से उनकी भरपाई भी होनी चाहिए। स्टेट शैल कोऑपरेट इन द स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड restore the health and integrity of the earth ecosystem. In view of the different contributions of global environmental degradation, states have common but differentiated response. CBDR. In practice, yes, this acknowledges that developed countries bear a greater responsibility due to the pressure their societies have historically placed on the global environment and the technological and financial resources they had asked for. Right? तो ये हो गया हमारे पास CBDR का प्रिंसिपल और उसका रियलिटी। चलिए, फिर आगे बढ़ते हो आप, तो यहां पे बात कर रहे हो क्या, इंडिया का स्टैंड क्या है, डेवलपमेंट इज एन ओवरराइडिंग प्रायोरिटी। पर कैपिटा CO2 इमिशन देख लो, सबसे ज्यादा यूएसए, 2000 की बात करते हो तो 20 टन पर कैपिटा पर पर्सन के द्वारा। ठीक ना? पर पर्सन, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन की बात करते हो तो वहां पे कार्बन एमिशन देखते हो एक साल में, तो क्या है, 20 टन है। हर आदमी वहां पे 20 टन कार्बन क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट में। 2000 के डेटा है। वर्ल्ड एवरेज की बात करते हो तो मात्र 3.8 टन है, 3.8 टन है मात्र। और इंडिया की बात करते हो तो 0.9 है। सोचिए कितना बड़ा ये हमारे पास डेटा है। और अगर बात करते हो 2030 तक, तो ये प्रोजेक्टेड है 1.6, मतलब जो हम 2000 में कर रहे थे जितना एमिशन, उसका दुगना से भी ये कम है। जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, सोच लीजिए हमारे पास टारगेट हमारे लिए काफी कम है, और आराम से हम इसे क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। So India's international negotiating position is a very clear articulation of the CBDR principle. The government argues that the primary responsibility for curbing emission rests with developed countries. It rests with developed countries which have accumulated emission over a long period of industrialization. Correct? फिर बात करते हो आप, economic and social development are the first and overriding priorities of the developing country parties. Developing country parties के लिए ये हमारे पास मेन क्राइटेरिया होगा। ध्यान रखेंगे, ये इंडिया के लिए एक मेजर क्या है, अचीवमेंट भी है। ठीक है ना? यस, इंडिया पॉइंट्स आउट दैट द पर कैपिटा एमिशन रेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ दोज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। देख लीजिए, इंडिया देख लो और यहाँ पे यूएसए देख लो, कंपैरिजन बिल्कुल साफ क्लियर है कि कहां से आ रहा है भाई ये एमिशन। ग्लोबल कॉमन शेयर्ड रिसोर्सेज अनइक्वल एक्सेस, द अर्थ एटमोस्फेयर, अंटार्कटिका, द ओशन फ्लोर, वाटर स्पेस, ये जो आप देख रहे हो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, पर इन सभी के ऊपर अगर देखते हो तो अनइक्वल एक्सेस है।
अब ऑर्डर स्पेस की बात करते हो तो देखो अब थोड़ा बहुत तो बहुत सारे कंट्रीज जब वहां पे अपना अप्रोच दिखा रहे हैं, उनके पास अब फंड आ गया तो वहां पे अलग अलग टेक्निक्स टेक्नोलॉजी यूज करते हुए स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट भी उसमें आ रहा है। पर अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कोप हो जाते हैं लाइक अर्थ एटमोस्फेयर, अंटार्कटिका, द ओशन, वाटर स्पेस, ये सारे में देखेंगे कंट्रीज, ये सारे सभी के द्वारा शेयर किए जाते हैं, बट इनका एक्सेस सभी के पास नहीं है। मेन एक्सेस डेवलप्ड कंट्रीज के पास है। तो ये आता है डिवीजन नॉर्थ और साउथ का। तो governing the common is an exercise in power. The history of managing the global common reveals how access and benefits are unequally distributed. अंटार्कटिका की बात कर ली आपने, आउटर स्पेस की आपने बात कर ली। देखिए यहाँ पे यूके, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चिली एंड अर्जेंटीना, डिस्पाइट एग्रीमेंट्स, ये सारे कंट्री बोलते हैं कि हमारा एकत्र राज होना चाहिए किसके ऊपर भाई, इन सभी लाइक अंटार्कटिका के रीजन के ऊपर। यूके का देखिए, नॉर्वे का देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज अपना हक जताते हैं। 2 घंटा और, तो ये आप देख रहे हो, तो आप अंटार्कटिका और आउटर स्पेस के बारे में समझ सकते हो, और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कैसे ये सारे कंट्रीज अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं। आउटर स्पेस में भी देखो कि द बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज in outer space are far from being equal. As with the ocean floor, access to technology and capital creates a deep divide between what the north and south can achieve. चलिए ये भी देख लिया आपने। फिर यहाँ पे बात करते हो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, व्हेन नेचर बिकम्स अ स्ट्रेटजिक एसेट, ग्लोबल एपिसेंटर, अ स्ट्रेटजिक चोक पॉइंट। यहाँ पे देखो यूरोप इज ग्लोबल एपिसेंटर, वेस्ट एशिया अकाउंट फॉर 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, आपने यहाँ पे देखा था, ये वेस्ट एशिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हो इट होल्ड्स नियरली 64% ऑफ प्लैनेट्स नोन रिजर्व्स। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। फिर स्ट्रेटजिक चोक पॉइंट्स की बात करते हो, सऊदी अरेबिया की बात कर लो, देखो सब यहीं से रिलेटेड है, सब इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना, सब यहीं से रिलेटेड, इधर जा रहे हो इधर जा रहे हो। फिर सऊदी अरेबिया हैज अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल रिजर्व, इराक्स नोन रिजर्व आर सेकंड ओनली टू सऊदी अरेबिया, ठीक है। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेथड्स ऑफ कंट्रोल, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इंश्योर सप्लाई थ्रू मिलिट्री डेवलपमेंट, ड्रॉपिंग ऑफ फ्रेंडली गवर्नमेंट्स एंड सपोर्टिंग मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, ये है मेथड टू कंट्रोल दीज एरियाज, सब क्योंकि सभी का इंटरेस्ट इससे जुड़ा हुआ है। फ्रॉम ऑयल फील्ड्स टू रिवर बेड्स, द राइज ऑफ वाटर वार्स। अब देखिए फिर आपने बात की थी किसकी, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की, कैसे ये सारे कंट्रीज एक दूसरे से अफेक्टेड होते हैं। इसका हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कशन किया था, आई थिंक स्लाइड में भी इसका डिस्कशन, हाँ देखिए यहाँ पे भी मैंने देखा था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। चलिए ठीक है, हो ही गया इसका डिस्कशन, कंक्लूड हो गया। अब बात करते हैं फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स ऑफन कम फ्रॉम आउटसाइड गवर्नमेंट, करेक्ट ना, यस। तो यहाँ पे देख रहे हो फॉरेस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, एंटी माइनिंग मूवमेंट की बात करते हैं, एंटी डैम मूवमेंट की बात करते हैं, बात अल्टीमेटली करोगे इंडिजिनियस पीपल की। Some of the most vibrant, diverse and powerful challenges to environment degradation come from social movement. They raise new ideas and long-term vision of our collective lives. Our land, our life, no to mining. देखिए ban open pit mining, यहाँ पे देखिए कैसे पेड़ बचाओ, जैसे हमने देखा था कि इंडिया के अंदर खुद चिपको मूवमेंट की बात की थी, यहाँ पे देखिए वही हो रहा है। फिर यहाँ पे बात करो एंटी डैम मूवमेंट, नर्मदा बचाओ अभियान, यहाँ पे देख सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें आप देख रखे हो ऑलरेडी काफी लंबे अरसे से लोकल लोगों के द्वारा हाईलाइट की जा रही है, जिसके जरिए हम समझ सकते हैं उनकी अर्जेंसी को, कैसे हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और उसे सेव करके रखना अपने फ्यूचर जनरेशन के। To the indigenous people, a common worldview, a shared struggle. Can political autonomy be enjoyed without its attachment to the means of physical survival? When defines, ये यूनाइटेड नेशन का डिफिनेशन आपने देखा था इंडिजिनियस पीपल को लेके, राइट। इंडिजिनियस पॉपुलेशन एज डिसेंडेंट ऑफ पीपल्स हु इनहैबिटेड a territory before the arrival of other who overcome them. With a global population of approximately 30 crore, 30 crore हमने बताया था आपको, their voices call for admission to the world community as equals. Shared perspective, irrespective of geography, the world views of indigenous societies are strikingly similar regarding the land. they अलग अलग लैंड से आते हैं, बट इनका जो व्यू है, जो इनका परसेप्शन है, कि वी डोंट नो हाउ दे ऑल आर हैविंग अ वेरी सिंगल सोर्स ऑफ लाइक थॉट प्रोसेस, और वो है कि नेचर से कनेक्ट करके रहना। लैंड को लेके इनका जो थॉट प्रोसेस आइडियोलॉजी, वो काफी हद तक क्या है, सेम है। So often refer to their continued occupancy of the lands from which they originate since time immemorial. ये इनका कहना है, दिस इज द शेयर्ड पर्सपेक्टिव। सेंट्रल थ्रेट क्या है भाई, द लॉस ऑफ लैंड मींस द लॉस ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स बेस थ्रेटनिंग देयर वेरी सर्वाइवल इज इंड्यूरिंग कम्युनिटीज विद एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन। इनका खुद आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ,
और अगर लैंड जिस दिन चला जाएगा इनका खुद आइडेंटिटी यहाँ से वैनिश कर देगा, राइट। तो ये था हमारे पास पूरे चैप्टर का समरी। तो द डिस्प्लेस्ड कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, the description indigenous people is usually applied to the scheduled tribe, yes, who constitute nearly 8% of the population of India. While granted constitutional protection, they have not received many benefits of a national development. National development का उनके पास benefit लगभग ना के बराबर पहुंचा. So they have paid a huge cost for development since they are the single largest group among the people displaced by various developmental projects since independence. इंडिया में आजादी के बाद भी post independence में देखोगे तो ये आप देखेंगे अभी भी इनका कंडीशन बद से बदतर ही है. Why? This highlights a fundamental conflict between national development models and the right and survival of indigenous communities. और इस तरीके से देखते हो, a shared planet remains a field of contention. The core political question remains who gets to shape the future on our one shared planet. एक ही तो planet है और वहां पे भी किसके पास ये राइट है. चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है. अगले सेशन में एक बार फिर से आपको रिवाइज कराएंगे और फिर वहां पे आपके सामने इसके पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर और क्विज वाले सेशन के जरिए हम इसे कंप्लीट करेंगे. चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो गया. आप एनसीईआरटी उठा के देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें वहां पे क्लियर कट तरीके से दिख जाएगी. ठीक है, चलिए. तो आज का सेशन क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं इसे छोटा सा क्रिस्पी रखूंगा और लाइक जब मैं फ्रेश लाइव सेशन लूंगा तो फिर वहां पे डिटेल डिस्कशन तो हम करेंगे. ठीक है, चलिए. तो वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट.